जय हिंद। नमस्कार। मेरा नाम है अमित जैन। पोल खोल मीडिया के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, लाखों की संख्या में आप हमें व्यूज दे रहे हैं, आपका प्रेम हमारे मीडिया ग्रुप को मिल रहा है। कोरोना काल में कुछ अंतराल तक हमें रुकना पड़ा, लेकिन विविध राजनीतिक हस्तियों से, सेलिब्रिटीज से मुलाकात का दौर फिर एक बार शुरू हो गया है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में है श्रीमान गोपाल शेट्टी साहब। सर, आपका कीमती समय हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेट्टी साहब का एक लंबा ऐसा राजनीतिक करियर रहा है और मंडल से शुरू करते हुए मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष, आमदार विधायक जी और अब सांसद महोदय, 2 लगातार टर्म्स। सर, एक लंबा राजनीतिक जीवन आपका रहा है। मोर देन 3 डेकेड्स, 3 दशक से अधिक राजनीतिक जीवन, 40 ईयर से ज्यादा आप समाज नीति, समाज कारण में है। कहीं ना कहीं आज राजनीति का स्वरूप बदलता हुआ नजर आता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, राजनीतिक स्वरूप को बहुत बदला है और जो आंकड़े आपने बताया उसको थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। मैं समाज नीति में 50 साल से काम कर रहा हूँ, राजनीति में 40 साल से उनका काम कर रहा हूँ और प्रतिनिधित्व जीवन के 30 साल मैंने ये फरवरी महीने में पूरा किया। और मैंने परसों एक टीवी के इंटरव्यू में कहा कि मुझे इस बात की खुशी है, पार्लियामेंट में मैंने बाइट दिया कि जिस पार्टी का 1980 में मुंबई में जन्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी का, वहां से मैंने काम करना प्रारंभ किया और आज दिल्ली के पार्लियामेंट में मुझे बैठने का मौका इस पार्टी ने दिया। ये मैंने अपनी मन की भावना बताई। निश्चित आपने जैसे बताया कि बहुत बदलाव हो रहा है और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का तो कोई घर परिवार में भी पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं फाइनेंशियल स्टेटस मेरा बहुत कमजोर था, मेरा कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत नहीं था, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहता था। वहां की समस्याओं को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे गया और मेरा काम होना प्रारंभ हो गया। उन दिनों पे जो विधायक थे राम नाईक जी, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझी और मेरे परिसर का काम, ना लाइट था, ना पानी था, ना शौचालय था, किसी भी प्रकार की सुविधा वहां पर नहीं थी। और फिर धीरे धीरे ये काम होना प्रारंभ हुआ तो मुझे लगा कि जब मेरे बस्ती का हो रहा है तो अन्य बस्ती का भी होना चाहिए, इसलिए मैंने भी राजनीति में काम करना चाहिए। और मुझे डायरेक्ट बोली भारतीय जनता पार्टी का महासचिव पद बनाकर 500 विजिटिंग कार्ड मुझे छापकर पार्टी ने दिया उन दिनों में और वो कार्ड खलास करने, समाप्त करने के लिए मैं काम कर लग गया और आज तक कर रहा हूँ। और पार्टी ने 1992 में मेरे ना कहने के बावजूद भी मुझे टिकट दिया। शायद भगवान ने मेरे मुकद्दर में बहुत लंबा तारीख का लिखा होगा, नहीं तो कोई भी कैंडिडेट अगर कहता मुझे टिकट चुनाव नहीं लड़ना है तो मुंबई के अध्यक्ष राम नाईक जी थे, उनके लिए तो बहुत आसान हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको ही लड़ना है। मैं लड़ा, जनता ने जिता दिया। दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार पार्षद बना, 2 बार विधायक बना, 2 बार सांसद बना। काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मकसद को लेकर, झुग्गी झोपड़पट्टियों के विषय को लेकर पार्टी में आया था, आज भी वही काम कर रहा हूँ। आज भी वही काम कर रहा हूँ। पहले एक वार्ड का करता था, फिर विधानसभा का करने लग गया, फिर अभी लोकसभा का कर रहा हूँ। अच्छा भी लगता है। और मुंबई को जो स्लम फ्री करने का जो मैंने एक ऐलान किया, जिसका ऐलान शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने इन दिनों में किया था, लेकिन सत्ता आने के बावजूद भी बहुत उसमें हुआ नहीं, तो मैंने इस काम को थोड़ा तेजी से उठाया। और उठाने का कारण भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए घोषणा किया। और मुंबई में जो SRA का कानून बना है, उसमें पहला वाला जो प्राइवेट लैंड पे बनाकर खरीद के जिन्होंने घर लिया है वो बेघर हो रहे। दुनिया के किसी भी देश में, बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश में भी लोगों को घर देने की योजना सरकार बनाती है, लेकिन सरकार के योजना की वजह से कोई बेघर होता है ऐसा दुनिया के किसी भी देश में नहीं होगा। लेकिन ये सरकार में जो लोग बैठे हैं वो बात को समझने को तैयार नहीं। मोदी जी ने कायदा बनाने के बाद में देवेंद्र फडणवीस जी उन दिनों में मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कायदा में बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा कि 2000 से 2011 के तक के लोगों को जो पात्र नहीं होते हैं उनको अपात्र की श्रेणी में डालकर उनके पास से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देकर उनको घर देना, ये तय हुआ, नियम बन गया, कायदा बन गया। मुंबई शहर में SRA की योजना है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री 2.5 लाख रुपए घर का दे रहे, स्वयं दे रहे। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो SRA के मंत्री है जितेंद्र आवाड साहब को मैं 2-3 बार मिला, बहुत सारे लोगों को मिला, वो आज भी कहते हैं कि बिल्डर को परवड़ता नहीं। अरे भाई, बिल्डर को परवड़ता क्या नहीं देखने का तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है लोगों को घर मिलना चाहिए। और बिल्डर लोग कहते हैं कि हमको परवड़ता है,
10 जगह बता सकता हूँ जहाँ पर आज भी घर बनकर रेडी पड़ा है, लोग बेघर होकर बाहर है और घर खाली पड़े हैं। आपको खाली निर्णय लेकर लोगों को घर देना है, देते नहीं है। लेकिन मेरा एक स्वभाव, मैं कोई भी विषय को जब हाथ में लेता हूँ उसको अंतिम नतीजे तक पहुंचाता हूँ और मैं ये पूरा करके रहूंगा। मैंने पार्लियामेंट में भी इसके बारे में आवाज उठाई, मंत्री ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया कि जो भी लिस्ट महाराष्ट्र की सरकार भेजेगी हमारे पास, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, पैसा देंगे। ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा है। अब पार्लियामेंट परसों खत्म होकर मैं दिल्ली मुंबई आया हूँ, अब फिर एक बार उनके पीछे पड़ूंगा सरकार के लोगों का और ये करवा के रहूंगा। मेरा ये मानना है कि जब मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ये काम मुझे ही करना है। हो सकता है कि मेरे से ज्यादा आपको अकल होगा, नॉलेज होगा, कुछ बातों में मेरे से ज्यादा आपकी क्षमता हो सकती है, लेकिन जो मैं करता हूँ, जो मुझे पावर मिला है पार्लियामेंट में जाकर बैठने का, वो तो आपको नहीं मिला है, तो मुझे ही करना है। तो मैं आपकी समस्या को लेकर आपकी आवाज बनकर पार्लियामेंट में मैंने काम करना चाहिए, मैं मानता हूँ। और मैंने कॉर्पोरेशन में भी वही किया, विधानसभा में भी वही किया और लोकसभा में भी वही किया। और ये तीनों फ्लोर पर मैंने ये बात बताई है कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान लोग मेरे मतदार में हो सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आकर भाषण करने का मौका नहीं मिला है। तो मुझे मौका मिला है, तो उनकी जो भी भावनाएं है, उनकी जो समस्या है, उसको मैं यहाँ पर उजागर करने का काम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि का ये काम ही होता है। जनप्रतिनिधि का काम नहीं है कि आप एकदम ठाट फाट में चले जाओ, बैठो, जो होता है हो जाने दो। नहीं, यू हैव टू ट्राई फॉर द रिफॉर्म। बदलाव के लिए आपने काम करना चाहिए। देख तो चली गई थी कांग्रेस के जमाने में, लेकिन मोदी जी आए, 8 साल में कितने बदलाव लाए उन्होंने, बदलाव लाए ना। 10 साल मनमोहन सिंह जी ने किया हुआ एक काम भी आप तुरंत, आपको बीजेपी वाले नहीं हो, आप तो पत्रकार हो, लेकिन आप तुरंत मनमोहन सिंह जी के 4 काम अभी गिना नहीं सकते हो। मैं नरेंद्र मोदी जी के 20 काम आपको गिना सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने किया है, रिफॉर्म किया है, तो काम तो आपको करनी पड़ेगी ना। सांसद महोदय ने आज हमारे दर्शकों को यहाँ बताया कि बदलाव की राजनीति में उनका विश्वास है। 50 वर्षों से ज्यादा समाज कारण में उनका ऐसा प्रदीर्घ अनुभव। सर, ऐसा स्लम रिहैबिलिटेशन की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा विषय जो आपके दिल के काफी करीब है, अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका आपने स्लम रिहैबिलिटेशन में गत अनेक दशकों से निभाई है। आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए, जो चुनौतियां रही, आपने कुछ चुनौतियों का आज विस्तार से बताया भी है दर्शकों को। आने वाले समय में आपकी क्या भूमिका रहेगी स्लम रिहैबिलिटेशन को लेकर? देखिए, चुनौती जब आपके सामने आ जाती है तो चुनौती आपको और परिपक्व करती है। आपको चुनौती से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसलिए आपने चुनौती का सामना करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। चुनौती से आप डरकर भाग जाओगे तो आपका कैरियर पूरा हो जाता है। इसलिए मैं चुनौती को तो अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करता हूँ, हमेशा मेरा एक स्वभाव है। और मैं क्यों झोपड़पट्टी के विषय में इतने जोर से लगाऊं? क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना नहीं है, तो मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। महीने में जब 40-44 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो 200 फुट के रहने वाले व्यक्ति की क्या हालत होती है, क्या परेशानी होती है, उसको मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, समझा है, ऐसा नहीं है, तो उसको मैंने झेला है। और जब मैंने झेला है तो मैं मानता हूँ कि मेरे अलावा इसको बेहतर ढंग से और कौन कर सकता है। और मैं ये करता हूँ और मैं मानकर चलता हूँ कि भगवान ने शायद मुझे यही काम के लिए यहाँ पर भेजा है, पैदा किया है इस धरती पर, तो मैं उसको अंतिम स्वास्थ्य तक करता रहूंगा। सांसद महोदय का कहना है कि ना केवल मैंने देखा है, लेकिन वहां की परेशानियां, वास्तविकता मैंने स्वयं भी झेली है, अनुभव की है। सर, अन्य विषय भी आपके दिल के काफी करीब मालूम पड़ते हैं, जैसे भाषा के ऊपर आपका विस्तारित ऐसा काम होता है। मराठी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, लगातार आपकी ओर से अनेकों ऐसे प्रयास होते हैं, अनेकों संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपका संस्कृति के प्रति जो एक प्रेम है, रुचि है, पार्लियामेंट ने उसे देखा है, हमारे जनता ने उसे देखा है। आपने भगवद गीता का भी एक बीच में विषय उठाया था। स्कूली छात्राओं के लिए भी आपका कहीं ना कहीं यंग बच्चों के लिए एक अच्छा व्यवस्था निर्माण करना आपकी भूमिका होती है। इस विषय को सर आप समय समय पर उठाते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर इस विषय में कहीं ना कहीं आपको कोई चुनौतियां, जो आप पिछले दिनों आपके बाइट्स भी है, कैसे चुनौतियां आपको आई और इसके ऊपर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, राज्य की अगर आप बात करेंगे तो आपने बदलाव इस शब्द का उपयोग किया। मैं बदलाव किस प्रकार के आ रहे हैं, बदलाव के साथ साथ में बदले की राजनीति हो रही है। बदलाव की राजनीति करनी चाहिए, बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आप
विपक्ष में रहकर जब किसी विषय को लेकर लड़ते हो और भगवान ने आपको सत्ता पक्ष का मौका दे दिया तो उन सारी बातों को आपने अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये सरकार इन दोनों में आप देख रहे हो कुछ भी अमल में नहीं आ रही। आप संस्कृति की बात करिए तो शिवसेना जिस संस्कृति को लेकर पूरे देश भर में आवाज उठाती थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सत्ता में होने के बावजूद भी अपने मूल विषयों को छोड़ते नहीं थे, कभी भी हिंदुत्व के विषय को। लेकिन आज सत्ता उनके हाथ में आने के बाद में एकदम उनका पूरा मानसिकता ही बदला हुआ दिखाई देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। भगवान ने आपको जब मौका दिया है तो उसको आप एनकैश कर लो तो फिर भगवान आपको और बड़ा काम देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं तो मेरे पार्टी के नेताओं को काम मुझ पर एक विश्वास हो गया कि गोपाल को ये काम देते हुए करेगा। जब मैं करता हूं तो फिर पार्टी मुझे उससे बड़ा काम देती है तो मैं उसको करता हूं। मुझे सीखने के लिए भी मिलता है। लोगों के जब समस्याएं सॉल्व हो जाती है तो लोग मेरा सम्मान करते हैं तो उसमें से आपको एक ताकत मिलती है। तो ये ताकत, यही सारी बातें आपको और आगे ले जाने का काम करती है। इसलिए आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र का काम बहुत ईमानदारी से करो। भगवत गीता मैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे तो भाग्य इतने खराब थे लेकिन उसके बावजूद मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। रामायण जैसा सीरियल भी मुझे देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं रामायण जब आता था, जब मैं नौकरी जॉब करता था तो मुझे वो भी देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूँ। मेरा कट्टर हिंदू भगवत गीता वाला हिंदू है। हिंदू में भी अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ में लड़ने का मेरा काम है। मैं हिंदू इसलिए मैं क्रिश्चियन के साथ में लड़ूं, मुसलमान के साथ में लड़ूं, जो गलत है उनके साथ में लड़ूंगा। लेकिन टोटलिटी में किसी के साथ में लड़ना ये मेरे पार्टी में भी मुझे सिखाया नहीं है और वो मेरे ब्लड में भी नहीं है। इसलिए मेरा हिंदुत्व भगवत गीता वाला हिंदुत्व है। मेरा भाई भी अगर होगा, मेरा बेटा भी अगर वो गलत करता तो मैं उसके साथ में लड़ता हूँ। वो परिवर्तन के लिए मैं काम करता हूँ। ये मेरा स्वभाव है और उस तरह मैं काम करता हूँ। सांसद महोदय का कहना है कि मैं बदलाव के लिए काम करता हूं, बदले के लिए नहीं, और जो भी गलत है मैं उसके साथ लड़ूंगा, ना कि उसका धर्म देखकर। सर, अनेकों ऐसे कार्य आपने करे हैं पिछले दिनों, आपका दीर्घ ऐसा करियर, कोई ऐसा काम सर जो आपके दिल के बेहद करीब है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन हम जिसे कहते हैं, आत्मिक समाधान, जो आपको कार्य करके आप पीछे अगर इतिहास में जाते हो, ऐसा कौन सा कार्य आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, बदलाव की अगर आप बात करेंगे तो भगवत गीता का मैंने पार्लियामेंट में उठाया, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। झोपड़पट्टी का विषय मैंने पार्लियामेंट में उठाया, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन आपने पूछा कि सभी मुद्दे महत्व के, सभी मुद्दे बड़े, लेकिन उसमें से ऐसा कौन सा एक मुद्दा जिसमें आपको बहुत दिल को छू लेता है? तो जो बच्चों का शादी का उम्र 18 का था वो 21 का होना चाहिए। ये मैंने प्राइवेट मेंबर बिल 2018 में पेश किया था, लेकिन मोदी जी के दिमाग में आ गया तो उन्होंने डायरेक्ट उसको सो मोटो बिल बनाकर पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। अब ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाले दिनों में आएगा। हमारे देश ने सती प्रथा देखा, हम तो खाली सुन रहे, किसी का अगर पति का देहांत हो जाता तो उसको अग्नि में जल जाना पड़ता था। इस प्रकार की इनकी रिवाज और परंपरा थी, उसमें से हम बाहर निकले। बाल विवाह को बंद किया हमने कायदा बनाकर। लेकिन आज भी जब बच्चियां 18 साल का उम्र में उनका शादी होता है तो माँ बाप 17वें साल में उनको लड़का देखना प्रारंभ करते हैं। तो बच्चियां ग्रेजुएट करती है, पढ़ाई का बोझ उन पर होता है, दूसरी तरफ उसके लिए कोई लड़का देखने का प्रयास चालू है, ये उनके मन पर होता है, तो बहुत परेशान में होती है बच्चियां। अब ये 18 का 21 का होने के बाद में 3 साल का उनको डबल ग्रेजुएट होने के बाद में जो समय मिलेगा उसमें कोई ना कोई जॉब करने का अगर प्रयास करेगी तो वो अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी। पैर पे खड़ी होने के बाद में जिस किसी लड़की के साथ में उसका शादी होगा तो ये मेरा गारंटी इस बात का है कि वो पहले से अधिक सम्मान से अपना जीवन जिएगी। इतनी बड़ी ताकत उनको आ जाएगी। जैसे ये पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत हुआ, SBI का रिपोर्ट आ गया कि बच्चियों का जॉब ढूंढने का प्रमाण बढ़ गया। अभी ये सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी देन है। ट्रिपल तलाक देश के पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, मैं कोई भाषा या तो धर्म के ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है वो, लेकिन मुस्लिम समाज के बच्चियां बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, फिर उसको तलाक दे देते हैं, फिर दूसरे के साथ में करते हैं, इनके 2-4 बच्चे, फिर उससे करेगा उसके 2-4, मतलब ये पॉपुलेशन ग्रोथ करने में ये भी एक बहुत बड़ा देश के लिए चुनौती है। और यही बच्चियों का शादी अगर 21वें साल में होगा तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा लाभ होगा देश को, समाज को, और बच्चियों के जीवन में बहुत बड़ा ही बदलाव आएगा, बहुत बड़ा। आत्मनिर्भर की जो बात मोदी जी बात करते हैं, आज आत्मनिर्भर है क्या बच्चियां? तो मैं मानता हूँ कि है भी और नहीं भी, क्योंकि अपने मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं पाती है। विषय 17वें 18वें साल में शादी कर दिया, 20वें साल के पहले कभी कोई तो 19 1 साल में बच्चे हो जाते हैं।
फिर उसको बड़ा करो, उसका भी नया सिस्टम 2.5 साल का हो गया तो उसको केजी में डालो, छोड़ने को जाओ, लेने को जाओ, घर का काम करो, कितना बड़ा बोझ बच्चों के सर पर आ जाता है। तो ये 18 का 21 तक होने से बहुत बड़ा बदलाव लड़कियों के जीवन में आएगा और उसका पूरा का पूरा लाभ पूरे समाज और देश को मिलेगा। दोस्तों, पोल खोल मीडिया की एक स्टाइल है, बिना कारण कभी हम किसी की स्तुति नहीं करते, लेकिन जब ऐसे व्यक्तिमत्व आज हमारे समक्ष बैठे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, एक ऐसा बिल जहां पर छोटी छोटी बच्चियों का भविष्य, उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद मिल रही है, तो साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत प्रणाम है आपको। इस अद्भुत बिल को आपने उठाया, आवाज उठाई और यंग बच्चों के लिए एक आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। साहब, आपकी ओर से युवाओं के लिए, युवतियों का विषय आपने बताया, युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के बारे में जब कभी भी मैं सोचता हूँ बड़ा चिंतित भी हो जाता हूँ मैं कभी। ये हमारा देश इस प्रकार है। अभी उसका पहले एक बार मोबाइल बच गया तो उसने बंद कर देना चाहिए, उसने अभी फोन लेना है नीचे, वो फोन ले रहा है। ऐसे असिस्टेंट सरकार के उसमें आ जाते हैं, तब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। उसने पहले ही बैठते समय अपने मोबाइल को लॉक करना चाहिए था, भूल गया, एक बार घंटी बच गया तो उसको सुधार लेना चाहिए था। ये सारे बदलाव मैं करते रहता हूँ, फिर मेरे सामने जो भी आया उसके बारे में मैं कमेंट करते रहता हूँ, ये मेरा स्वभाव रहा है। आपका मुद्दा था युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश में मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आ गया है। मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, यानी जो भी बनेगा वो हमारे देश में बनेगा। हमारे देश में आज जो भी बच्चे पढ़ते हैं, लास्ट एग्जाम्पल दूंगा मैं, बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा। यूक्रेन जैसे एक देश में कितने हजार बच्चे अपने देश में जाकर वहां पर पढ़ाई करते हैं। 20,000 लोगों को तो लाया हमने, 22,000 बच्चों को। यूक्रेन में अगर 22,000 बच्चे जाते हैं तो पूरे दुनिया में कितने बच्चे अपने देश में ही जाते हैं पढ़ने के लिए। उसमें से आधा पढ़ के वो वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, उस देश में हो जाते हैं। कैसे हमारा देश चलेगा? मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए मैं युवाओं से संदेश ये देना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आया है, आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है और मेक इन इंडिया का कंसेप्ट भी बढ़ गया है। देखिए, एक देश में दो चीजें एक बार नहीं होती। एक्सपोर्ट आप कर रहे हो और मेक इन इंडिया की आप बात कर रहे हो, मतलब हम बाकी देशों से सब चीज हमारे देश में न आए, इसकी व्यवस्था मेक इन इंडिया का कंसेप्ट से हम हमारे देश में कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ अपना हमारे देश का बना हुआ हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी उतनी वास्तविकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्षमता और भारत का जो प्रभाव है दुनिया के बाजार में, वो क्या है, वो इससे पता चलता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे देश के जो बच्चे हैं हमारे देश में पढ़े। मोदी जी सब जगह पे यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, आने वाले दिनों में जो भी कमियां हैं, खामियां, वो भी पूरी होगी। आप यहीं पढ़िए, यहीं आप व्यवसाय करिए, आपको बैंक में से लोन मिलेगा। आप हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, 130 करोड़ की संख्या हम आज है। 97 देश की जो संख्या है उतनी हमारी एक देश की संख्या है। इसलिए हमको कोई चीज की डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी माल हम बनाएंगे हमारे देश में बिकेगा, बिकॉज वी हैव ए सच ए बिग मार्केट। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है, इसलिए हमको उस बात की डर नहीं है। तो आप जो भी बनाओगे उसका डिमांड यही बनेगा। हमारे देश में लोगों ने रहना चाहिए, हमारे देश को और मजबूत बनाना चाहिए। और भारत देश का जो सपना है, हम किसी को डोमिनेट होकर किसके ऊपर हम बैठना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि सारा दुनिया एक बाजार है। वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो सारे हमारे भाई बहन हैं, वी ऑल आर वन। यह हमारी सोच है भारत की, और उस सपने को हम आने वाले दिनों में पूरा करें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यही युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर मोदी जी के साथ में खड़े हो जाइए। इस बात का अपील करने की वजह से बहुत आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2014 के बाद में सारे देश के युवा मोदी जी के साथ में। इसमें जब विपक्षों का जब अभी दरबार उनका बंद होते जा रहा है, उसका कारण ये भी है कि महिलाएं मोदी जी के साथ, युवा मोदी जी के साथ, दलित समाज मोदी जी के साथ, आदिवासी समाज मोदी जी के साथ, सारे समाज के लोग मोदी जी के साथ जुड़े हैं। और ये सारे लोगों का जुड़ना भारत देश को बहुत गति से आगे ले जाना, ये उसका एक लक्षण है। कोरोना जैसे महामारी के समय पर भी, लॉकडाउन होते हुए भी 1,40,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन अपने देश में होना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो हम बहुत आगे बढ़ गए होते, लेकिन मोदी जी बड़ी रफ्तार से देश को आगे ले जाएंगे। सर, आपने एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बताया, आपने विविध भूमिकाएं हमारे दर्शकों के सामने पेश की, किस प्रकार से युवा और विविध समाज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आपने बताया। अंतिम प्रश्न सर,
2024 का चुनाव Yeah. आप Yeah. स्वयं को उसमें कहाँ देखते हैं? मैं स्वयं को तो देखना मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा है। मैं पार्टी का सेवक हूँ। पार्टी जो भी काम कहेगी वो करना ही मेरा स्वभाव रहा है। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार दिल्ली के सत्ता में मैं देख रहा हूँ। 2024 को ही नहीं तो 2029 भी मुझे अभी से ही दिखाई दे रहा है। मुझे 2029 भी अभी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि 2024 में देश बहुत आगे गया हुआ देखने को मिलेगा कि जो बिल पास हुए हैं, जो इस प्रकार से दिल्ली में काम चल रहा है या तो आने वाले दिनों में चलने वाला है, उसका सबसे बड़ा साक्षी तो मैं हूँ। पार्लियामेंट में मैं बैठता हूँ तो मुझे पता चलता है। तो 2024 में बहुत तेजी से देश आगे जाने वाला है और 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत में भारतीय जनता पार्टी और अपने नेताओं के साथ में हमारी सरकार आएगी। बहुत धन्यवाद सर। सांसद महोदय का कहना है कि मैं केवल एक पार्टी का सेवक हूं और जो भी आदेश निर्देश पार्टी देगी उस प्रकार से काम करता रहूंगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बात बताई 2024 ही नहीं लेकिन 2029 भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसी प्रकार से प्रगति करता रहेगा और प्रगति की ओर और भी नए आयाम छूते हुए अग्रसर रहेगा। सर, आपका कीमती समय हमें मिला। पोलखोल के दर्शकों की ओर से, तमाम हमारे फॉलोअर्स की ओर से आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। बहुत आभार।